जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जीका पैट ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम की पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो ईयर 2020 लिए हैं। उसमें मैथमेटिक्स वाला भाग पूरा सॉल्व हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको सॉल्व कराएंगे 2020 पेपर का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाया भी जाएगा, अब आप देख सकते हैं। हम केवल पढ़ेंगे, उसका बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला भाग 1 है फिजिक्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल, ऑप्शन दिया है कि 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, समान बना रहेगा। तो जानते हैं कि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। इसमें कहीं भी द्रव्यमान मास नहीं आ रहा है, मतलब T पर मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, समान बना रहेगा। मतलब लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान बढ़ाया या घटाया कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से पहला का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान बना रहेगा। दूसरा कि एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखी है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर शो भी कराया जाएगा, देख सकते हैं। कह रहा है कि दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं, तो जानते हैं कि आकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। और m1 का द्रव्यमान क्या होता है, अब आयतन से उससे देखें, द्रव्यमान से क्या होता है, घनत्व और द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान होता है घनत्व गुणा आयतन, मतलब G, और ये आयतन द्रव्यमान के लिख सकते हैं घनत्व रो, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा m1, इसका हो जाएगा ρ1। दोनों गोले एक ही पदार्थ के लिए दोनों का आयतन एक ही हो जाएगा, घनत्व एक ही हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ρ 4/3 पाई r क्यूब और नीचे r स्क्वायर है ही। तो r क्यूब ये सब कांस्टेंट है, तो इसे कोई मतलब नहीं है। हमको बस r पे देखना है कि r पे डिपेंड कितना करता है, जैसे उसमें r के टर्म में पूछ रहा है। तो हो जाएगा यहाँ से r क्यूब और r क्यूब, r पावर 6 हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से r टू द पावर 4, मतलब जो F है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो r टू द पावर 4 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि लगने वाला समानुपाती होगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, त्रिज्या के 4 चतुर्थ घात के समानुपाती होगा। तो दूसरा का ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरे का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे A और B के मध्य कुल प्रतिरोध होगा। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं, चित्र आपको दिखाया भी जाएगा। यहाँ से एक प्रतिरोध इधर है, एक प्रतिरोध इधर है, फिर से एक प्रतिरोध इधर, एक प्रतिरोध इधर, और यहाँ से परिपथ तैयार हो गया A B, और बीच में एक और प्रतिरोध है। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम, और ये 10 ओम है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है, मतलब यहाँ दोनों के ऊपर का प्रतिरोध बराबर है। इस तरह कह सकते हैं जो 10 ओम है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे श्रेणी क्रम में, मतलब 2 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये 2 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, 2 2 4, 4 ओम ऊपर हो गया और 4 ओम नीचे हो गया, और ये दोनों समांतर क्रम जुड़े हैं। तो जब इसको साफ करेंगे तो 1/r, मतलब रिजल्टेंट जो ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2, और यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। तो ऑप्शन 3 का क्वेश्चन संख्या तीसरा था, ये क्वेश्चन संख्या तीसरा का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। कह रहा है कि 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है, तो यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ दी जाए तो उत्सर्जित पावर कितनी होगी। मतलब चौथा क्वेश्चन संख्या 4 कह रहे हैं कि 5 एक समान प्रतिरोध, मान लीजिए 5 एक समान प्रतिरोध आ रहे हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़ी है, मतलब श्रेणी क्रम ऐसे जुड़ी है। तो इनका जो इनका परिणामी हो जाएगा r प्लस r, मतलब 5 पर r से 5 r हो जाएगा प्रतिरोध इसका पहले, मतलब जब श्रेणी क्रम में जुड़ी है तब। और कह रहा है कि इससे 5 वाट पावर उत्सर्जित होता है, 5 वाट का पावर उत्सर्जित होता है। तो क्या T बराबर होता है पावर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन, यहाँ से v स्क्वायर वैल्यू निकालना है, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 वाट दिया है, T बराबर दिया 5 वाट, तो हो जाएगा 5 और यहाँ से इंटू r क्या है 5r, मतलब 25r ये हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि
यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका 1 मतलब इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 1/r2 का है तो 1/5 + 1/5 मतलब 1/r 1/r + 1/r + 1/r मतलब इस तरह से 5 तो हो जाएगा 5/r। यहाँ से कर सकते हैं r2 बराबर हो जाएगा r/5। तो जब समांतर क्रम जोड़ी जाए तो उनको उत्सर्जित पावर क्या हो जाता है, p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा v²/r। यहाँ से v² का मान 25 आ रहा है मतलब v²/r और v² का मान क्या है 25 आ रहा है 25r और नीचे r/25 r से कट जाएगा r/5 r से कट जाएगा 25 बचे 125 हो जाएगा वाट 125 वाट। इस तरह से कर सकते हैं चौथा का डी, क्वेश्चन संख्या चौथा का डी करेक्ट आंसर है। चलिए इसमें नोट कीजिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 क्वेश्चन का है कि 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लगेगा। मतलब एक उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम पढ़ेंगे तो समय दोनों का बराबर होता है, मतलब बंदूक का समय और गोली का समय दोनों बराबर। इसे इस समीकरण से रख देंगे तो हो जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2। ज्यादा कांसेप्ट जानना हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा है, जाकर देख सकते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा कांसेप्ट। तो हो जाएगा 5 किलोग्राम की बंदूक से, तो बंदूक किस गति से मान लेंगे हम कि बंदूक v गति से पीछे हटेगा, v गति से, तो इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और v वेग से पीछे हटेगा और m2 गोली का द्रव्यमान कितना है 0.01 इस और गोली 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है। तो यहाँ से v निकालेंगे तो हो जाएगा 0.01 गुणे 250 और बटे 5 5 कटेंगे 50 25 और 50 यहाँ से हो जाएगा 50 और दशमलव के बाद दशमलव 0 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड। और ये जानते हैं कि पीछे हटेगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस ये दिखाते हैं कि दिशा विपरीत हो जाएगी। इस तरह से ऑप्शन संख्या 5 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बी। उसके देखते हैं छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहे हैं कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान तो दूसरा 1 किलोग्राम द्रव्यमान एक समान गति ऊर्जा से गति कर रहा है तो उनका रेखीय समय का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले गति ऊर्जा का फार्मूला होता है k हाफ mv², यहाँ ये हो गया। अब इसी तरह से इसको और बना सकते हैं, तो हाफ और समय का होता है mv, मतलब इसको mv बनाएं mv किसका लिखे नीचे एक और mv हो जाएगा, मतलब हाफ p²/2m हाँ p²/m। यहाँ से क्या कर रहा है उनका समय का अनुपात होगा, समय का अनुपात p² का हो जाएगा k हो जाएगा p और यहाँ से p² निकालेंगे तो हो जाएगा 2km हाँ ठीक। तो p बराबर हो जाएगा √2km। अब मान लीजिए पहले इसका p1 है, दो समय p1 और p2 है, तो पहले हो जाएगा 2km/2km2 मतलब p1 रेखीय समय का जो अनुपात होगा उनके कड़ी में m1 मतलब उनके द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। m1 पहले m था 4 किलोग्राम, अब होगा 1 किलोग्राम, हो जाएगा 2 संबंधे 2 2 4 है 2 संबंधे 1 आंसर हो जाएगा। छठवें का बी, क्वेश्चन संख्या छठवें का बी करेक्ट आंसर है। सातवां देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7। सातवां क्या है कि एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। He गैस का हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। मतलब इसमें एक फार्मूला लगाएंगे P1 V1 बराबर P1 V1 अपन T1 इक्वल टू P2 V2 अपन T2। पहले दाब सबसे पहले दाब क्या है, एक वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडलीय दाब सबसे पहले दाब है। उस समय उसका आयतन कितना है, उस समय उसका आयतन है 500 मीटर क्यूब, 500 मीटर उस समय उसका आयतन है 500 मीटर क्यूब, उस समय उसका आयतन है 500 मीटर क्यूब आयतन है। T1 उसका ताप कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदलेंगे। तो एक डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करता है 273 जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं, तो 273 और 27 हो जाएगा 300 डिग्री 300 केल्विन। अब रहा P2, उसके बाद P2 कितना हो जा रहा है, उसके बाद से हां वायुमंडलीय उसके बाद उसका आयतन निकालना है। P2 उसके बाद हो जा रहा है 0.5 हो जाएगा उसके बाद P2 और V2 को गणना करना है, V2 की गणना करना है और T2 कितना हो जा रहा है -3 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तो 270 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर 500 है, अब इसको V2 निकालेंगे, V2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 270 गुणे 500 अब बटे 300 और गुणे 0.5। अब काटेंगे 2 से 2 जो कट जाएगा 3 9 27 90 हो जाएगा
और 5 से यहाँ पे 10.5 है या 5 है तो 10 बन जाएगा, तो यानी कि 900 मीटर क्यूब, 900 मीटर क्यूब आ जाएगा। जब चालू करेंगे इसको उड़ावा करेंगे तो 7वां का डी, क्वेश्चन संख्या 7वां का डी करेक्ट आंसर है। चलिए तो नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 फिजिक्स में कह रहा है कि एक लैंप पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। 60 वाट और 220 वोल्ट, 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, लिखा है इस पर। इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर गणना करें। ऊर्जा का मतलब इसमें V बराबर दिया है 200 वोल्ट पे, 200 वोल्ट में गणना करनी है। तो यहाँ से समझ लिए ये P दिया है और ये V दिया है, यहाँ से R निकाल लेते हैं। R का फार्मूला होता है R बराबर P बराबर होता है, P बराबर फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से R की गणना करें तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर क्या है 220 गुणे 220 अपॉन 60, 220 गुणे 220 अपॉन 60। यहाँ से हो गया, यहाँ से काटे भी करें तो जी ऊपर 220। अब फिर उसका क्या करना है, हमको 200 वोल्ट पे गणना करना है कि कितना इसमें पावर कंज्यूम होगा, कितना वाट का पावर कंज्यूम करेगा। इस तरह से हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला होता है P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से हम R निकाल दिए, अब V स्क्वायर यहाँ से ये इस वाले V को रखेंगे, इसको V1 मान लें, यहाँ से हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से 200 का होल स्क्वायर अपॉन R क्या निकाल लेते हैं 220 गुणे 220, ये 200 0 से 0 काट दिया और 6 नीचे आएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 200 गुणे 200 गुणे 6 नीचे 220 गुणे 22, ये 22 था। ठीक, अब काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, अब 2 से 11 और ये कट जाएगा और 2 से 11 और ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, एक 0 से 1 0 कट गया। टोटल 200 करेंगे तो हो जाएगा 600, ऊपर बचेगा 600 और नीचे बचेगा 121। तो 12 चौका 48 12 50 60 मतलब लगभग 50, लगभग इसमें 49 आंसर आएगा 50। मतलब इसको जब सॉल्व करें तो 50 भाग देंगे तो 50 जूल पर सेकंड यानी जूल पर सेकंड वाट। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 8वां का आंसर बी। इसके बाद से भाग देंगे इसको 60 600 में 121 के भाग देंगे तो हो जाएगा उसके बाद से, तो 8वां का बी आंसर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है कि प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य y में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करती है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य n बराबर होता है, n मतलब तरंगदैर्घ्य अपर्तनांक बराबर होता है y में उसकी तरंगदैर्घ्य बटे, तो इस तरह से कर सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम बटे लैम्डा, यहाँ से निकल जाएगा ये लैम्डा से हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम बटे 1.5 यानी कि 4000 हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। और 4000 एंगस्ट्रॉम किस वाले में, डी वाले में, मतलब 9 का डी, 9 का डी आंसर करेक्ट है। और जैसे आवृत्ति की गणना करना हो तो आवृत्ति की गणना कर सकते हैं हम, आवृत्ति की भी गणना कर सकते हैं उससे v बराबर n लैम्डा से, यहाँ से आवृत्ति की गणना कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 इसका 9 का डी हो गया, 4 एंगस्ट्रॉम केवल एक ही में थी इसलिए हम इसको डी ऑप्शन करेक्ट कर दिए। एक कार्य व्यवस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, मतलब कार्य विरामावस्था मतलब u इक्वल टू 0, मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है और अल्फा त्वरण दे दिया अल्फा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर होता है e + at, u 0 है तो अल्फा t, मतलब त्वरण अल्फा * t कुछ समय के लिए किया जाता है, मतलब t1, मतलब पहले मान लीजिए समय t1 था, उसके बाद क्या रहा दूसरा केस, इसके बाद का नियत दर से बीटा से मंदित किया जाता है। तो जब बीटा जब मंदन होता है तो लास्ट में जाके उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, मतलब v बराबर इसमें 0 हो जाएगा, v बराबर 0 तो 0 बराबर i जो इसका मतलब अंतिम वेग है इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, मतलब अल्फा t1 और माइनस हो जाएगा बीटा t2, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा t1 बराबर हो जाएगा, ये अल्फा इधर जाएगा तब अल्फा t1 बराबर बीटा t2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा t1 बराबर हो जाएगा बीटा t2 अपॉन अल्फा, या तो यहाँ से t2 निकाले, t2 निकाल दे, यहाँ से t2 बराबर हो जाएगा अल्फा t1 अपॉन बीटा, अब क्या कर रहा है कि और कार्य व्यवस्था में आ जाती है यदि कुल समय t लगा हो, मतलब दोनों t
T1 और T2 जोड़ के कुल समय T लगा हो, तो अधिकतम वेग की गणना करना है। तो दोनों को जोड़ देंगे हम T1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से T1 बराबर क्या आ जाएगा, b अपन अल्फा, यहाँ से T1 बराबर हो जाएगा b अपन अल्फा यहाँ से, और प्लस यहाँ से T2 क्या निकला है, अल्फा T1 अपन बीटा बराबर T, और T1 का मान रख देंगे, T1 का मान फिर से यहाँ पर रख देंगे b1 अपन अल्फा प्लस यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा b अपन बीटा प्लस b अपन, क्योंकि अल्फा T1 बराबर होता है b, अल्फा T1 बराबर b है, b अपन बीटा बराबर T, यहाँ से b का मान तो हो जाएगा 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा बराबर T, तो b बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा बराबर T, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b की गणना करें यहाँ से तो हो जाएगा अल्फा बीटा T अल्फा प्लस बीटा T और अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या डी, दूसरा का ऑप्शन संख्या डी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे पर खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंग नोट करता है। तो इसकी आवृत्ति क्या है, आवृत्ति होता है प्रति जितना हम तरंग उत्पन्न करते हैं प्रति मिनट या प्रति सेकंड, तो हो जाएगा तो प्रति 1 मिनट में तो हो जाएगा v बराबर यहाँ से प्रति तरंग, हाँ ठीक, तो यह बराबर होगा 50 54/60 प्रति सेकंड या हर्ट्ज, तो 54/60 इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 9 से 9 छक्के 54, अभी ऐसे लिख दीजिए, उसका वैसे करते हैं। ये तरंग 10 मीटर का तरंग का वेग, v बराबर होता है m लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, और लैम्डा क्या दिया, लैम्डा दिया है 10 मीटर है, यहाँ से n लैम्डा रखेंगे तो 54/60 अगले 10 काट देंगे 9 मीटर पर सेकंड आंसर। तीसरे से 11 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा 45 डिग्री के कोण से 1 मीटर कार्य करता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य, मतलब ये पिंड है, कोई पिंड है, इस पे बल की दिशा से 45 डिग्री कोण पे बल लगाया जाता है, मतलब ये 45 डिग्री है, इसे F लगाया जाता है, और ये 1 मीटर गति करता है, 1 मीटर आगे गति करता है, मतलब यस 1 मीटर गति करता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट निकलेंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हो जाएगा F cos थीटा, F cos 45 डिग्री, और यही बल की दिशा में गति कर रहा है, डब्ल्यू क्या होता है F cos 45 इनटू F कितना दिया है 20 न्यूटन, 20 का cos 45 और यस कितना दिया 1 मीटर चलता है, तो 20 आकाश पता का मान 1/2 20 कर इंटू तो हो जाएगा 20 और कर इंटू सुपर चिपका तो हो जाएगा 20 कर इंटू और नीचे 2 में 10 कर इंटू 10 कर में 2 प्लस में आएगा 2 कर इंटू 2, इसे इसका से 12 का ऑप्शन संख्या 12 का सी करेक्ट आंसर है, 12 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं। 150 किलोग्राम की एक स्कूटर 108 किलोमीटर घंटा की समाचार से गति करता है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने की आवश्यक बल की गणना करना है। तैयार किया है एम दिया 150 किलोग्राम और स्कूटर चाल कितना दिया है, स्पीड इसका चाल दिया है, स्पीड दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 108 गुणे 1000 और नीचे हो जाएगा 60 मिनट और 60 सेकंड, इसे काटेंगे तो 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 36 और 36 6 से काटते हैं तो 6 6 से काटे तो 6 क्रम 6 18 18 मतलब 3 बार में 36 3 मतलब 3 ऊपर हो गया 30, इसका 30 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। गाड़ी को 10 सेकंड रोकने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए, गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए, तो v बराबर ये हो गया यस हो गया। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना है, त्वरण a इक्वल टू निकालने के लिए होता है v/t, अभी क्या है 30 और t कितना है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका वो हो गया त्वरण हो गया एक्सेलरेशन। और कह रहा है कि आवश्यक बल यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है ये बराबर m होता है, बराबर m है, तो m क्या है 150 किलोग्राम का ये 3 150 और 3 450 न्यूटन 450 न्यूटन। तो 13 का ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर है 450 न्यूटन, 450 न्यूटन 13 का करेक्ट आंसर है। इसमें क्या किया है, सबसे पहले वेग निकालना है, वेग जो वेग दिया ही था अंतिम वेग वही हो जाएगा, ऊपर से उसके त्वरण निकालना है, त्वरण v/t होता है
और यह बराबर में होता है, एम रख दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है कि किसी छड़ एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है और 0.2 सेकंड के पश्चात ये बदलकर 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना करें। तो ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है प्रेरित विद्युत भाग बल होता है माइनस डी फाई dt। जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसे उसके एक विद्युत भाग बल कार्य करता है, जिसकी गणना करना है। तो डेल्टा फाई, सबसे पहले फाई दिया है, फाई मतलब पहला फाई दिया 8 × 10⁻⁴ वेबर, और फिर से बाद में उसके पास हो जाता है 4 × 10⁻⁴ वेबर। मतलब इन दोनों का अंतर कितना समय अंतर हो रहा है? 2 सेकंड में, 0.2 सेकंड में अंतर हो रहा है। तो जितना आएगा वही उतना वोल्ट उसका विद्युत भाग बल हो जाएगा। तो 8 से 4 जाएगा तो 4 × 10⁻⁴ और नीचे 0.2, तो कितने बन जाएगा? 20 बन जाएगा। 20 × 10⁻⁴ तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, 10 - 3, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो होगा 2 मिलीवोल्ट। 2 मिलीवोल्ट हो जाएगा इसका, 0.2 मिलीवोल्ट। हाँ ठीक है, 10.2 मिलीवोल्ट। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 का डी, 14 का ऑप्शन संख्या डी करेक्ट आंसर है। अब 15 है, 15 क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है। तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसका एक फार्मूला होता है, जितना परिवर्तन होता है उसका 4 गुना होता है। मतलब उसका यदि 4 इंटू जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, मतलब 25 को 100, 1% की 1% उसके तार में प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से आप देखें तो 15 का ए, 15 का बी, ये डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन कुछ कक्षाओं में जाके वहां पर दिखा देंगे। आप ऐसा रख सकते हैं कि जो भी व्यास में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका 4 गुना उसके प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो 25 को 100 यहाँ से 1% आ जाएगा। 15 का बी, उसे से 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 16 कह रहे हैं कि हवाई जहाज 400 मीटर उतर जाता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन बता दें कि इस तरह से होता है। तो ए उत्तर कहते हैं इसको पूरब और इसको पश्चिम, इसको दक्षिण। कह रहा है कि एक हवाई जहाज 400 मीटर उतर जाता है, 400 मीटर पहले ऊपर जाता है, उसको फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम, उसके बाद से 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की चला जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे यहाँ से फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से ये इसे ऊपर चला जाता है हवाई जहाज। पहले जमीन पे चलता है उसको ऊपर चला जाता है, मतलब इसको मान लीजिए इधर जाता है, इधर ना मान के इसको इधर मान लेते हैं। हाँ ठीक है, पहले ये हो गया। अब यहाँ से इधर चला जाता है, यहाँ से इधर चला जाता है। तो सबसे पहले ये 400 मीटर है, ये 400 मीटर है, ये 300 मीटर है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनना है, 400 मीटर 300 मीटर, तो ये वाला हो जाएगा 500 मीटर। 5 मीटर, ये 5 मीटर है, और यहाँ से ये इसका सीधा लंबवत है 1200 मीटर है, 1200 मीटर। जब विस्थापन होगा इसका सबसे न्यूनतम दूरी यहाँ से ये जो खींचे ये हो जाएगा। तो ये 500 है, 1200 तक कौन हो जाएगा? 1300 मीटर। 1300 मीटर ये कौन हो जाएगा? पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं, √4 के 400 के स्क्वायर प्लस √300 स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा 500। अब √5 के 500 के स्क्वायर और √1200 के स्क्वायर हो जाएगा 1300 मीटर। इस तरह से कर सकते हैं। इसका 16 का ये क्वेश्चन संख्या 16 का ये 1300 मीटर इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 कह रहे हैं कि 4 न्यूटन का एक समान बल 40 किलोग्राम के पिंड में 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। तो पिंड के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा की गणना करना है। तो ये इसको देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। फिजिक्स लगाने के लिए फार्मूला और कांसेप्ट बहुत जरूरी होता है। तो कांसेप्ट आप वीडियो में देख सकते हो, फार्मूला आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा याद करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। कह रहे हैं कि 4 न्यूटन का एक समान बल, यह बराबर दिया है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का एक समान बल 40 किलोग्राम के पिंड पर, मतलब यह बराबर दिया है 40 किलोग्राम। कह रहा है 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, यह बराबर दिया है 2 मीटर, यह बराबर 2 मीटर कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा की गणना करें। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है के काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मतलब हमको m भी मिल गया है। अब v की गणना करते हैं तो वहां से लिख सकते हैं। तभी यह बराबर क्या होता है? m होता है, यह बराबर m होता है। यहां से a की गणना करते हैं, यह m हो जाएगा, यह 4 है और m है 40, यहां से हो जाएगा 1/10, ये हो गया। अब यस ये फार्मूला था v² = e² + 2as ये प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 हो जाएगा। v² की गणना करें, v² यहां से निकालें तो 2as 2, और ये कितना निकाले हैं? 1/10, और यस कितना दिया? 2 मीटर, तो 2 × 4 4/10 मीटर यहां से हो गया। अब कह रहा है कि 4/10 हो गया। अब कह रहा है कि
के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, के बराबर पड़े हैं हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ, और एम कितना है 40, अब बी स्क्वायर कितना है, यहाँ से बी स्क्वायर 4/10, 4/10, यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, मतलब इनकी 4 दूना 8, 8 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 8 जूल। 17 का डी, क्वेश्चन संख्या 17 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 18 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 का है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप, तो मान लीजिए अंतिम ताप थीटा है, मान लीजिए अंतिम ताप थीटा है, तो पहले क्या है 0 से थीटा तक बढ़ेगा, मतलब जो थीटा होगा 0 और 20 के बीच कहीं होगा, तो 0 बहुत छोटा है, थीटा उससे कुछ ज्यादा होगा, तो पहले मान लीजिए कि हम इसमें 2 किलोग्राम के ताप में कितना परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा 0, मतलब थीटा, पहले थीटा से 0 हो जाएगा, तो थीटा से 0, और फिर इसके बाद से क्या होगा, उसका से हाँ 8, उसको से दूसरा वाला मान, उसमें क्या होगा 20 डिग्री से कम होगा, मतलब 20 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से कर दे तो 2 थीटा माइनस 2 से 0 कट जाएगा, अब 8 गुना 160 माइनस 8 थीटा, तो यहाँ से 8 थीटा और 2 थीटा 10 थीटा, 10 थीटा बराबर हो जाएगा 160, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें कहीं दिया नहीं है, तो उसका से 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब नाम दीजिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 19 क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी है, तो ऊष्मा की मात्रा क्यू बराबर क्या पड़ता है यम एस डेल्टा थीटा, मतलब यम एस डेल्टा टी है डेल्टा थीटा, तो यम कितना है 2000 ग्राम, और ये विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, जब ग्राम होता है 1 मानते हैं, उस पर 1 मानते हैं, और डेल्टा थीटा कितना दिया है, डेल्टा थीटा दिया है 50 से 10, मतलब 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है, तो हो जाएगा 2000, अब 50 में 10 जाएगा तो 40, तो 2 चौको 80, 1 2 और 3, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार दशा 80,000 जूल, 80,000 कैलोरी, 80,000 कैलोरी, 19 का ए करेक्ट है, 19 का ए करेक्ट आंसर है, 80,000 कैलोरी इसका, उसमें हमसे मुक्त ऊष्मा मिलेगी। तो इसमें फार्मूला है विशिष्ट ऊष्मा जो निकालते थे एम डेल्टा थीटा से कितना ऊष्मा हमको प्राप्त होगा, वहां से निकाल सकते हैं। अब विशिष्ट ऊष्मा जब ग्राम है तो 1 मानते हैं, 1 लेते हैं। क्वेश्चन तक 19 देखते हैं, 19 देख लीजिए, 18 19 देख लीजिए, 20 देखते हैं। क्वेश्चन का 20 कह रहा है कि एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो 30 सेकंड में वापस आता है, यदि प्रकाश की चाल सी हो तो प्रकाश की दूरी प्रेक्षक से कितनी होगी। मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से चंद्रमा, ये चंद्रमा पर भेज रहा है, हाँ यहाँ से एक लेजर चंद्रमा पर भेजा जाता है और फिर वहां से ये लेजर वापस भी आता है। मान लीजिए x दूरी जाता है और x दूरी, मतलब जितना जाएगा उतना जाएगा, मतलब 2x दूरी ट्रेवल करता है कितने समय में, t समय में, t सेकंड में जाकर चला भी आता है। और प्रकाश की चाल सी है, तो यहाँ तक 4 बराबर दूरी बटा समय हमको निकालना क्या है, दूरी 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर 4 बटा समय, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर 4, 4 कितना है, 4 दिया है c, और समय कितना लगा है, समय यहाँ से समय देखें, समय कुल दूरी, समय बराबर दूरी बटा 4, कुल दूरी कितना है 2x, और 4 कितना है c, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय। यहाँ तक सीधे यहाँ देखें, यहाँ से हो जाएगा कुल दूरी है 2x, कुल दूरी है 2x, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है t, समय लग रहा है t, और यहाँ से वो, अच्छा प्रेक्षक से दूरी हो गई, दूरी पूछ रहा है, दूरी क्या होता है, दूरी यहाँ से 4 बराबर दूरी बटा समय, 4 निकालना है, 4 बराबर c, और दूरी 2x बटा t, तो यहाँ से हो जाएगा ct बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा ct/2, यही दूरी हो जाएगा ct/2। तो इस तरह से 20 का c करेक्ट आंसर है। और देखते हैं 21, एक चालक में 3 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। 21, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या q बराबर क्या होता है, q बराबर n नहीं होता है, q बराबर n नहीं होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो n बराबर होता है q/e, q बराबर it होता है, q बराबर it/e। अब कह रहा है कि 3 मिली एम्पीयर, I बराबर 3 एम्पीयर, मतलब 3 × 10⁻³ एम्पीयर, t कितना दिया है, t दिया है 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड में, और e जानते हैं ये होता है 1/6 यही जो इतना ही आंसर आएगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। 3 से 18 180, और ये 10 पे -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 पे +16 हो जाएगा, और नीचे 1.6। अब यहाँ से निकालने 1.8 बटे 1.6, और यहाँ से 2 मतलब 2 घात और इधर बढ़ जाएगा, तो होगा 10 की पावर 18,
और इसका मान लगभग 1 के बराबर आएगा, मतलब 1.6 में भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा गुणा 10 पावर 18। और हमको घात रूप में देखना है तो 10 पावर 18 इसका हो जाएगा, 10 पावर लगभग 10 पावर 18 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए 21 का डी, 21 का डी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 22, क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन संख्या 22, एक उत्तर दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का एक पूरा यान, तो मतलब यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है -b/u -b/u और एरिया 1/1 और यहां से गणना करें और उसका दर्पण से फार्मूला तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b और यहां से वस्तु की दर्पण से दूरी, मतलब u की गणना करना है, वस्तु की दर्पण से दूरी u गणना करना है, तो b की जगह लिख सकते हैं, b की जगह लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से v निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा माइनस u अपान n, माइनस u अपान n तो हो जाएगा 1 अपान u और प्लस v की जगह पर माइनस u अपान n, तो मतलब 1 अपान u और माइनस n अपान u, ये हो जाएगा 1 अपान f, 1 f u का मान माइनस n अपान u, यहाँ से u बराबर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू f। हाँ u बराबर क्या करेंगे, u तिरछा गुणा कर देते हैं, हो जाएगा u बराबर 1 माइनस n इंटू f, 1 माइनस n इंटू f। इस तरह से ऑप्शन देखें तो n माइनस 1 इंटू f 22 का b करेक्ट आंसर है, 22 का b करेक्ट आंसर है। चलिए तो नोट किए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 कह रहा है कि दो लेंस जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर को एक साथ सम्मिलित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो d बराबर होता है तो डायोप्टर फॉर्मूला d1 + d2, इनका रिजल्टेंट डायोप्टर होगा, क्षमता होगा d1 + d2 और 2.5 ये है और यहाँ पे 5 है, यहाँ हो गया 4 डायोप्टर हो गया और d बराबर होता है p/f 100/f। हाँ नहीं उसकी फोकस दूरी, पहले तो पावर निकाल दिए, पावर p अब p बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में, जिसको तो 4 यहाँ से f निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसे देखिए 23 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन संख्या 24 कह रहा है कि दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके बीच में प्रतिकर्षण और F लग रहा है, यदि प्रत्येक में विद्युत धारा दोगुना कर दी जाए तो बल हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा जब दो समांतर बलों के बीच विद्युत धारा होती है तो जो बल होता है μ0/4 पाई I1 I2 बटे r²। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब करें यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए, मतलब ये F1 हो गया, F2 क्या होगा μ0/4 पाई और 2I1 और इंटू 2I2 अपन r², यहाँ से हो जाएगा μ0/4 पाई और 4I1 I2 बटा r², यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा μ0/4 पाई और I1 I2 बटे r²। और ये μ0/4 पाई I1 I2 बटा r² ये F1 है, बस जो F2 हो जाएगा F2 4F1 मतलब 4 गुना हो जाएगा। जो पहला बल F था तो उसके बाद से बल 4F हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 24 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है g m बटे r² मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या मतलब g m बटे r²। यदि हम त्रिज्या m द्रव्यमान माने अब त्रिज्या r मान लें, हो जाएगा g बराबर हो जाएगा g m1 बटे r1²। उसका से कह रहा है कि ये त्रिज्या द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिया जाए, मतलब यदि पहले द्रव्यमान m था उसको इसको कम करके 50 m का 50% मतलब हाफ, ये हो जाएगा हाफ, मतलब क्या हो जाएगा हाफ m, मतलब m को आधा कर दिया जाए m2, इसको m1 मान लें, इसको यदि m1 हाँ इसको m2 मान लेते हैं m2 और m1 क्या हो जाएगा m1 r1 हो जाएगा r2 बराबर हो जाएगा r1 में से इसका 50% कम मतलब 50% कम तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ r1 और इसे जी दूसरा जी करें तो होगा g और m1 gm2 मतलब हाफ m1 अब बटे हाफ r1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा g m1 अब बटे r1 के स्क्वायर इधर निकाल देंगे, इधर हाफ और 1 बटे 4 यानी कि 4 बटे मतलब 2 2 4
मतलब 2 गुना तो कितना इसमें परिवर्तन मतलब पहले G1 था, इस पास G2 है, तो G2 माइनस G1 का 100 जितना परसेंट हुआ, तो फिर G2 कितना आया 2 ये होगा 2G1 और माइनस G1 अपन G1 into 100 मतलब 2 में से एक जगह 1 और G से G कट जाएगा मतलब 100%, मतलब 100% बढ़ गया है। इस तरह से कह सकते हैं कि 25 का क्वेश्चन 100% अधिक हो जाएगा, 25 का B 25 का C 100% अधिक। मतलब यदि पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर देते तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 100% ज्यादा हो जाएगा। यदि पहले 1 है तो उसके बाद से 100% उसका एक और मतलब 2 हो जाएगा, उसके बाद से 100% ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस बस केमिस्ट्री देखते हैं, केमिस्ट्री क्या जो सीरियल नंबर होगा 26 क्वेश्चन संख्या 26 से देखेंगे। कह रहा है कि एसटीपी पे 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा। तो जहां तक एसटीपी पे O2 मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन का होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर तो 16 ग्राम का क्या हो जाएगा 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। तीसरा सा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 26 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखते हैं 27 क्वेश्चन संख्या 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान क्या होगा। आप हम इसमें लिख सकते हैं Na2CO3 plus XHCl into 2NaCl plus CO2 plus H2O। अब देखें तो सबसे x का जो मान आएगा सबसे इस इक्वेशन को रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 2Na है, यहाँ पर 2Na है, ठीक है। C यहाँ पे एक है, C यहाँ पे एक है, O3 यहाँ पे O2 और एक O3 और यहाँ पे HCl यहाँ पर एक H है जबकि यहाँ पे 2 H है और Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ मतलब यहाँ पे यदि 2 कर दें तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा 2, x की जगह पर 2 तो 27 का ऑप्शन संख्या सी करेक्ट आंसर है। उसका कह रहा है कि 28 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा, वहां से आंसर सॉल्व कर देंगे। 28 कह रहा है कि जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, कैल्शियम के मैग्नीशियम और क्लोराइड के एवं सल्फेट के कारण। इस तरह से 28 का ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर है। 29 है कि एक यौगिक का तुलनाकीय भार 9 है, उनके क्लोराइड का सूत्र MCl है तो उनका यौगिक का अनुभार क्या होगा। तो 30 बताते हैं क्वेश्चन संख्या 30 क्वेश्चन संख्या 29 26 27 28 29 हुआ। कह रहा है कि तुलनाकीय भार का फार्मूला क्या होता है। तुलनाकीय भार होता है अणुभार बटे उसका संयोजकता। तुलनाकीय भार दिया है 9 और अणुभार पूछ रहा है तो अणुभार को यह मानना कैपिटल है। और इसका जब MCl3 में इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। MCl3 में 3 तो यह बराबर क्या हो जाएगा 3 और 27। तीसरा ऑप्शन देखें 29 का डी करेक्ट आंसर है। 30 कह रहा है कि निम्न से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं। मतलब कौन है जो एल्केन श्रेणी में आता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन संख्या 30 यहां पे देखें, क्वेश्चन संख्या 30 देखें तो एल्केन का फार्मूला होता है, एल्केन का एक होता है H2n+2 तो इससे से पहला ऑप्शन देखें तो बहुत अच्छी 5 मतलब 5 का दुगुना धन 2 मतलब दोबारा, ठीक है। दूसरा है C3H8 मतलब C ऑप्शन है तो 3 गुना 6 2 8 ये भी सही है। और CH4 है तो C1 और 2 ये भी ठीक है। और C4H6 है 4 गुना 8 2 10 मतलब C4H6 नहीं होगा, यहां पर C4H10 रहता तो काम चल जाता। तो इस तरह से 30 का ऑप्शन संख्या बी सही है। C4H6 एल्केन श्रेणी में नहीं है। उसे क्वेश्चन करेगा 31 का टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव हमेशा कोलाइडिक विलयन हो, जो कोलाइड विलयन होता है उसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से 31 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 31 का ऑप्शन संख्या बी। इस पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके जाएंगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन संख्या 32 कह रहा है कि आयरन के ऑक्साइड का अनुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69% ऑक्सीजन 30% है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Fe2O3 इसका ऑप्शन आएगा। ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर है। अनुपाती सूत्र से अनुसूत्र निकालने के लिए जो कक्षा 9 में बताओ वहां से निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 इसका पहला हमने वीडियो बनाया था लेकिन स्टोरेज फुल होने की वजह से फिर वीडियो बनाना पड़ रहा है। वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हम 50% बता दिए थे लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट करा जाती है। तो कारक से कौन सा गलत मिलान है। तो मिल का मैग्नीशियम MgOH का वोल्टेज होता है। क्विक लिम CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है। धावन सोडा NaSO3 जबकि Na2CO3 होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं 33 का C करेक्ट आंसर है। और सिलिका का CH3COOH होता है, ठीक है। और क्वेश्चन संख्या 34
कार्य में से कौन से युग्म संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, मतलब किसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो ये ऑप्शन से डी करेक्ट आंसर है। Mg+2 और Mn+2 इनमें से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। तो 35 का देखें, 35 का तो KCl को जब KCl के संयोजन कराते हैं तो होता है K प्लस, ये टूट जाता है K प्लस और Cl माइनस में, K प्लस और Cl माइनस। इसे कह सकते हैं KCl आयनिक यौगिक है। तो 35 का ऑप्शन संख्या डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 36 कार्य की रेडियोएक्टिवता का एक गुण है। तो रेडियोएक्टिवता जो होती है नाभिक का गुण होता है, एटम उसका न्यूक्लियस का गुण होता है। इसका रेडियोएक्टिवता एक गुण है नाभिक का। एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उनके दाब के बीच समानुपाती होता है, एक कथन कहलाता है। ये कथन बायल का नियम है। 37 का डी, ये कथन बायल का नियम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 38 एप्सम लवण है और एप्सम लवण जो एप्सम सॉल्ट होता है वो MgSO4 * 7H2O होता है, MgSO4 * 7H2O होता है। 39 क्वेश्चन का 39 टेफ्लॉन एक बहुलक है। तो टेफ्लॉन होता है CF2 और CF2 इसका बहुलक होता है। चुका था टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसका बहुलक है। 39 का बी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन संख्या 40 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 40 यहाँ देखते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का। कह रहा है कि Br ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो किसमें चार ऑप्शन दिए, इसमें किसमें ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो Br हम देखते हैं BrO4 -2। तो मान लेते हैं Br की ऑक्सीकरण संख्या 1 है और ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है, 4 × -2 और इसका -1 है, Br को -1 हां माइनस है और इसका मतलब टोटल का कितना ऑक्सीकरण संख्या -1। तो x के बराबर हो जाएगा x - 8 बराबर -1, x बराबर हो जाएगा 8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 8 की जगह 7 x बराबर 7 मतलब BrO4 माइनस में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो 40 का ए करेक्ट आंसर है। कह देते हैं कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थिति होती है। कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थिति एंथ्रासाइड पोल में होती है। 41 का ए, 45 का बी, एंथ्रासाइड पोल में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। 42 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 42 कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा एक रेडॉक्स क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो रेडॉक्स क्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, उसको रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। तो इसे जब हम देखेंगे मतलब एक विकल्प देखेंगे तो इसमें BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl ये रेडॉक्स क्रिया नहीं है, जिस तरह से कहते हैं 42 का बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। तो फिनाल जो होती है फेनॉल वो चक्रीय यौगिक नहीं है फिनाल। तो 43 का डी फिनाल। और इस पेपर का PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां पर जाकर साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपना मिलान भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको डिटो इसे जो क्वेश्चन पेपर है उसे बना के डाल दिया जाएगा। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। तो ऑक्टेन संख्या का मान आइसोऑक्टेन में 0 होता है, डी ऑप्शन डी 44 का ऑप्शन डी ऑक्टेन आइसोऑक्टेन में। और 45 से एसिटिलीन संयोजक बंधन की संख्या क्या होती है। तो 45 का एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन होते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C और H मतलब 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 5 सहसंयोजी बंध है। इसे कह सकते हैं 45 में 5 C एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधन की संख्या 5 होती है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक क्या है। 46 कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक CO60 मतलब कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में होता है प्रयुक्त होता है। और इनमें से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है। तो लेड 47 का लेड संक्रमण धातु नहीं है लेड। तो 47 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 48 देखते हैं 48 कह रहे हैं यौगिक का आयनिक इसी नाम क्या है। और यौगिक दिया CH3 और नीचे CH3 का होल्डाइड। इसमें जो सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो आप निकाल सकते हैं इसका आंसर आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 48 का सी करेक्ट आंसर है। 49 देखते हैं 49 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 404 ग्राम CO2 और 506 ग्राम CO देता है। तो प्रयुक्त प्रेक्षक एक सहमत है। तो जो अपकारक है जो उत्पाद है, अपकारक का कितना द्रव्यमान है 10 ग्राम है, 10 ग्राम इसका है। और इसका उत्पाद का तो 404 और 506 जोड़ेंगे तो 404 और 506 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 ग्राम। मतलब उत्पाद और अक्रिया अपकारक दोनों का द्रव्यमान बराबर है। तो इसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है। तो 49 का हो जाएगा सी 49 का सी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब 50 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है फ्लोरीन। तो 50 का ऑप्शन संख्या डी जो कि फ्लोरीन है आंसर सही है।
तो इस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री हम दोनों का साल देख लिया। और इसके पहले मैथ का प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, वहां से देख लीजिए। और 2020 का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है, तो आप ज्यादा पेपर सॉल्व देखे रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एग्जाम में यही क्वेश्चन डिटो दे देते हैं, 10-20 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के वही पेपर दे देते हैं। तो ज्यादा पेपर देखे रहेंगे तो आपका तैयारी अच्छा होगा। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करेंगे ही, साथ साथ शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप नए हो तो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।